लेकिन सर हाल ही में आईपीओस को लेकर थोड़ा सा मन में संशय आया है, तो ये संशय क्यों आया है और क्या है सर, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए। संशय हर चीज में होना चाहिए। आपको हरदम चौकन्ना रहना है। जिस दिन आपका संशय हट गया उस दिन आप चौकन्ने नहीं हो, है ना। तो आपको एक तरह से हमने जो आईपीओस पिछले 2, 3, 5, 10 साल में आए हैं उसमें सभी को अच्छा रिटर्न्स मिला। आपने 100 रुपया निवेश किया, आपको 150 रुपया मिला लिस्टिंग पे। तो हम एक तरह से एक धारणा बन गई हमारे मन में कि आईपीओ में कभी पैसे लॉस नहीं होते। वो हकीकत नहीं है। कि आपको कंपनी को जब आईपीओ करने आती है तो उसका जो बिजनेस मॉडल देखना है, उसकी प्रॉफिट आगे क्या होगी, क्या दाम में आ रहा है और क्या डिमांड सप्लाई का मामला है, वो सब नहीं देखेंगे। और पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है तो अगले 2 आईपीओ में भी ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। तो पिछले 2, 3, 5 महीनों में कई आईपीओ है जिनके दाम बाद में घटे भी। हाँ बिल्कुल घटे, है ना। तो आईपीओ शॉर्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो मन में रखना है। उसके बावजूद नेचुरली जब कंपनी पहली बार आती है तो अपना जो शेयर के दाम थोड़ा कम ही में बेचते हैं, इसलिए आपको बाद में लिस्टिंग के बाद एक मुनाफा मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट खुद ही घट गया हो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या अदरवाइज, तो हो सकता है आपको कुछ में कुछ नुकसान झेलना पड़े। और इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई आपको, जैसे वो एडवर्टाइज में हम कहते हैं कि आपका डबल हो जाएगा, इवन 5% भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी देता है तो मानना मत। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं हो सकती। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसका भी खौफ है हमारे निवेशकों में। वो सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से फ़र्क पड़ रहा है, वर्ल्ड की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, हमारी नीति कैसे स्थिर है और कैसे हम अपने देश पर उसकी नीतियों पर विश्वास कर सकते हैं? आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर जगह पे जैसे आपने भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू हुआ है, उसमें सभी देशों को उन्होंने इक्वली बैडली ट्रीट किया है। थोड़े को थोड़ा कम किया होगा, थोड़े को ज़्यादा किया, हम लोग कहीं मिडिल में हैं। लेकिन हर एक देश में असर होगा। हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि हमारा खुद का एक इंटरनल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उतना अंतर नहीं हो रहा है जितना जो चीन है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को या दूसरे देशों को करता है। हम सिर्फ सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। तो उस हिसाब से हम थोड़े बचे हुए हैं। भले कितना भी टैरिफ लगा ले, सर्विसेज पे टैक्स ही नहीं है, तो हमें बचे हुए हैं। और इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है आज भी, पहले 2 जो क्वार्टर हुए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ये 2025 की साल में, तो हम लोग 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। अब जो एनुअल ग्रोथ रेट IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें दिया है वो करीब 6.5% है। तो हमको 6.5% एनुअल ग्रोथ करने के लिए हमको एक्चुअली 4-5% पे आ जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज होगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मानसून वगैरह ठीक हुआ है। आप देखिएगा ये क्वार्टर भी अच्छा आएगा, GST का लाभ मिला है ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कई बार जो धारणाएं रहती है इवन IMF की, वर्ल्ड बैंक की, वो भी खरी नहीं उतरती है। लेकिन भारत का अपना एक जोर है आज, बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स, डिविडेंड, टेक्नोलॉजी, जिसकी बात हरदम चर्चा में रहती है। तो आगे अगले 20, 30, 50 साल तक भारत प्लस माइनस करके भी 6.5-7% का ग्रोथ रहेगा। जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, उनका डेमोग्राफिक्स की वजह से, डेमोग्राफिक्स मीन उनकी जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो चुकी है। तो वो जो है ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, ज्यादा टेक्नोलॉजी को ग्रहण भी नहीं कर पाते, और वेल्थ बनती है टेक्नोलॉजी से। और सबसे ज्यादा लोग यंग भी है और जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है वो भारत में है। इसलिए भारत का अगले 30-50 साल तक ग्रोथ जारी रहेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ आज हम कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एक वेव आ रहा है। पहले स्लो आ रहे थे, अब फास्ट आ रहा है। तो फास्ट ग्रोथ जरूर होने वाला है। और कौन देश है जो सबसे उसका ज्यादा लाभ ले सकता है, वो भारत है, क्योंकि उसमें यंग लोग है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग। हमारे इर्द गिर्द भी 2 यंग नेशन है, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उनको पीछे जाना है, 1400 साल पुरानी संस्कृति जीनी है, हमको आगे का जीना है। तो जो देश आगे का जिएगा वही आगे बढ़ेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा था सर, हमारे जेनजी एक आपने टर्म सुना होगा, जनरेशन जी है ये, लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन्स को आप देखेंगे, जो बूमर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, तो जो हमारे फादर हैं या जो हमसे वरिष्ठ हैं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि इसमें निवेश नहीं करना है, ये ख़राब है,
बर्बाद हो जाते हैं, हमने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है। और जो नई जनरेशन है सर, युवा हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेफ इसे समझते हैं। लेकिन सर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझेंगे, हमारे निवेशक भी समझेंगे कि कितना सेफ होता है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 4 घर में से 1 घर में मुझे लगता है जो NSE से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे सेफ है, आप ये कैसे स्थिर करेंगे? नहीं, आप जैसे मेरे खुद के पिताजी सरकारी नौकरी में थे। मैंने NSE में शुरू मैंने किया और बहुत साल काम किया, उनके बावजूद उन्होंने एक पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया। लेकिन हर एक देश में असर होगा। हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि हमारा खुद का एक इंटरनल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उतना अंतर नहीं हो रहा है जितना जो चीन है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को या दूसरे देशों को करता है। हम सिर्फ सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम थोड़े बचे हुए हैं, भले कितना भी टैरिफ लगा ले, सर्विसेज पे टैक्स ही नहीं है, तो हमें बचे हुए हैं। और इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है आज भी, पहले 2 जो क्वार्टर हुए, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, ये 2025 की साल में, तो हम लोग 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। अब जो एनुअल ग्रोथ रेट IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें दिया है वो करीब 6.5% है। तो हमको 6.5% एनुअल ग्रोथ करने के लिए हमको एक्चुअली 4-5% पे आ जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज होगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मानसून वगैरह ठीक हुआ है। आप देखिएगा ये क्वार्टर भी अच्छा आएगा, GST का लाभ मिला है ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कई बार जो धारणाएं रहती है इवन IMF की, वर्ल्ड बैंक की, वो भी खरी नहीं उतरती है। लेकिन भारत का अपना एक जोर है आज, बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स, डिविडेंड, टेक्नोलॉजी, जिसकी बात हरदम चर्चा में रहती है। तो आगे अगले 20, 30, 50 साल तक भारत प्लस माइनस करके भी 6.5-7% का ग्रोथ रहेगा। जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, उनका डेमोग्राफिक्स की वजह से, डेमोग्राफिक्स मीन उनकी जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो चुकी है। तो वो जो है ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, ज्यादा टेक्नोलॉजी को ग्रहण भी नहीं कर पाते, और वेल्थ बनती है टेक्नोलॉजी से। और सबसे ज्यादा लोग यंग भी है और जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है वो भारत में है। इसलिए भारत का अगले 30-50 साल तक ग्रोथ जारी रहेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ आज हम कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एक वेव आ रहा है। पहले स्लो आ रहे थे, अब फास्ट आ रहा है। तो फास्ट ग्रोथ जरूर होने वाला है। और कौन देश है जो सबसे उसका ज्यादा लाभ ले सकता है, वो भारत है, क्योंकि उसमें यंग लोग है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग। हमारे इर्द गिर्द भी 2 यंग नेशन है, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उनको पीछे जाना है, 1400 साल पुरानी संस्कृति जीनी है, हमको आगे का जीना है। तो जो देश आगे का जिएगा वही आगे बढ़ेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा था सर, हमारे जेनजी एक आपने टर्म सुना होगा, जनरेशन Z है ये, लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन्स को आप देखेंगे, जो बूमर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, तो जो हमारे फादर हैं या जो हमसे वरिष्ठ हैं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि इसमें निवेश नहीं करना है, ये ख़राब है, बर्बाद हो जाते हैं, हमने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है। और जो नई जनरेशन है सर, युवा हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेफ इसे समझते हैं। लेकिन सर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझेंगे, हमारे निवेशक भी समझेंगे कि कितना सेफ होता है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 4 घर में से 1 घर में मुझे लगता है जो NSE से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे सेफ है, आप ये कैसे स्थिर करेंगे? नहीं, आप जैसे मेरे खुद के पिताजी सरकारी नौकरी में थे। मैंने NSE में शुरू किया और बहुत साल काम किया, उनके बावजूद उन्होंने एक पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया।